Okay, so in the last lecture we have started the green chemistry and nano chemistry. उसके अंदर हम लोग पहला पार्ट देख रहे थे ग्रीन केमिस्ट्री का. सो व्हाट इज़ द ग्रीन केमिस्ट्री? तो बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री सिर्फ एक ही चीज़ का नाम है, वो है इको फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट को डेवलप करना. फाइन. तो हमारा जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन की जो नीड्स है वो भी पूरी होती रहे, उसके साथ साथ में उसके जो हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स हैं या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी क्या करना है, हमको कम करना है. ओके, सो नीड भी पूरी होती रहे और जो है जो पोल्यूशन का जो डेंजर है वो भी क्या होता रहे, कम होता रहे. फाइन. तो उसके 12 प्रिंसिपल्स हैं ना. पॉल एनेस्टस ने जो है 12 प्रिंसिपल दिए हैं ग्रीन केमिस्ट्री के, कि उनको अगर हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करेंगे या हमारे जो केमिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो हम लोगों को क्या हो सकता है, ये गोल अचीव हो सकते हैं. फाइन. तो उसमें 2 हमने देख लिया था शुरू में. उसके बाद थर्ड देखते हैं, लेस हैज़ार्डस केमिकल सिंथेसिस. देखो याद रखना, ये जो 12 प्रिंसिपल्स हैं ना, ये सब जनरल है, सब कॉमन है, सब जो कॉमन सेंस वाले हैं, लेकिन इनकी हेडिंग को एज इट इज़ लिखा जाएगा. ठीक है. इनकी जो हेडिंग्स हैं दैट इज़ लेस हैज़ार्डस केमिकल सिंथेसिस, इसी तरह डिज़ाइनिंग ऑफ सेफ केमिकल्स. ये अगर आप लोग एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख दोगे सो यू विल गेट द फुल मार्क्स. अंदर जो लिखना है वो आप लोग यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस, लेकिन जो साइड हेडिंग्स हैं और ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी वर्डिंग बिल्कुल वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए. आ रही है बात समझ में? नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन, लेस हैज़ार्डस केमिकल सिंथेसिस. ओके. हैज़ार्डस मतलब क्या? जो डेंजरस होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए या बोलना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए, दे आर कॉल्ड एज हैज़ार्डस सब्सटेंसेस. ओके. तो अब इस प्रिंसिपल का बेसिक मोटो क्या है, बेसिक एम क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है? ओके. टू जनरेट द सब्सटेंसेस दैट possess लिटिल और नो टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट. जब हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं और उससे हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो वो प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए लेस हैज़ार्डस. उनके अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होने चाहिए. ठीक है. क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो यूज़ तो होते हैं, एक जगह यूज़ हो रहे हैं अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन वही चीज़, वही जो प्रोडक्ट हैं दूसरी तरफ क्या होते हैं, पोल्यूशन का जो है कॉज बनते हैं. आ रही है बात समझ में? तो इसलिए ऐसे प्रोडक्ट को जनरेट करना या ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करना, केमिकल सिंथेसिस ऐसे प्रोडक्ट का करना जो कैसे हो, लेस हैज़ार्डस हो हमारी जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी. एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा. हम लोग एक कंपाउंड यूज़ करते हैं DDT. ठीक है. DDT इज़ अ कंपाउंड. क्या है उसका फुल फॉर्म? डाइक्लोरोफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन. ओके. DDT एक कंपाउंड है जो एक इंसेक्टिसाइड है. इंसेक्टिसाइड मतलब क्या? इंसेक्ट को किल करने वाला. ठीक है. इंसेक्टिसाइड है और इवन दो ये टाइफाइड और मलेरिया के अंदर भी इफ़ेक्टिव है. ठीक है. इट इज़ इंसेक्टिसाइड एंड इफ़ेक्टिव इन टाइफाइड एंड मलेरिया. मतलब अच्छा प्रोडक्ट है. ठीक है. अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब हम लोग इसको यूज़ ही कर रहे थे, लेकिन ये है हार्मफुल है. ये हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है. ये डिग्रेड भी नहीं होता, याद रखना, नॉन डिग्रेडेबल है और ये हार्मफुल होता है हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए. तो देखो इसके कुछ एडवांटेजेस तो हैं कि इट इज़ इंसेक्टिसाइड, इट इज़ इफेक्टिव इन टाइफाइड एंड मलेरिया, बट साइड बाय साइड एट द सेम टाइम इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड आवर इन्वायरमेंट. तो अब क्या किया जाए कि अब इसके बजाय कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो इसी के जैसा काम करे और हार्मफुल भी ना हो. आ रही है बात समझ में? बस दिस इज़ द मेन कंसेप्ट कि हम लोग जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि जो इसके एडवांटेजेस तो होंगे बट उसके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए या बहुत ही कम होना चाहिए. तो अब जो है नाउ अडेज अगर ग्रीन केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो अब DDT का हम लोग यूज़ नहीं करते. DDT की जगह हम लोग यूज़ करते हैं BHC. एक और कंपाउंड है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड. ठीक है. बेंजीन हेक्साक्लोराइड. ये कंपाउंड बिल्कुल काम किसके जैसा करता है? DDT के जैसा करता है. एज अ इंसेक्टिसाइड हम लोग इसको यूज़ करते हैं. और उसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि इसके अंदर हैज़ार्डस नहीं होती. ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या बोलना चाहिए इन्वायरमेंट के ऊपर इसका कोई एडवर्स या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है. आ गई बात समझ में? तो दिस इज़ द मेन कंसेप्ट एंड द मेन मोटो ऑफ द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज़ लेस हैज़ार्डस केमिकल सिंथेसिस. हमको ऐसे प्रोडक्ट बनाना है या ऐसे केमिकल जो है सब्सटेंसेस को यूज़ करना है जिनके अंदर टॉक्सिसिटी कम हो.
है ना। वरना क्या हो रहा है आज के दौर में, काम तो बहुत सारे सब्सटेंसेस कर रहे हैं, लेकिन एक जगह जहाँ उनके एडवांटेजेस है, दूसरी तरफ वहीं उनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिनकी वजह से वो इन्वायरमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को ख़राब करने का भी काम करते हैं। ओके फाइन, सो दिस इज़ द थर्ड। एकदम सिंपल लॉजिकल कॉमन सेंस वाले प्रिंसिपल्स हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। फोर्थ वन इज़ डिज़ाइनिंग ऑफ सेफ केमिकल्स। ये भी सेम इसी के जैसा है, थर्ड प्रिंसिपल के बिल्कुल मिलता जुलता है, डिज़ाइनिंग ऑफ सेफ केमिकल्स। इसमें भी क्या है, टू डेवलप द प्रोडक्ट्स दैट आर लेस टॉक्सिक और विच रिक्वायर लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल्स। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो लेस टॉक्सिक हो या नो टॉक्सिसिटी उनके अंदर कुछ नहीं हो। इसमें क्या है, दोनों चीज़ है, तो प्रोडक्ट भी बनाओ के देखो कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट होते हैं टॉक्सिक, ठीक है फाइन, जो हम लोग इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं वो तो नॉर्मल मिल रहे हैं, लेकिन वो जिससे बनाए जा रहे हैं ना, जो रिएक्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो उसके लिए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो रॉ मटेरियल होते हैं टॉक्सिक, वो रॉ मटेरियल होते हैं हज़ार्डस। अब याद रखो, अगर रॉ मटेरियल भी हज़ार्डस है ना, सो एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस वो क्या करेगा, वर्कर्स का और वर्कर्स की हेल्थ को ख़राब करेगा, साथ में इन्वायरमेंट को भी क्या करेगा, ख़राब करेगा। तो अब इसमें हमने बात की सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्टेंट के बारे में भी और प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, कि प्रोडक्ट भी लेस टॉक्सिक होने चाहिए, साथ ही साथ उसके लिए जो रॉ मटेरियल या जो रिएक्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी लेस टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल, एडिपिक एसिड एक कंपाउंड है, एक प्रोडक्ट है, याद है हमने पॉलीमर के अंदर यूज़ किया है इसको, हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, इसके लिए यूज़ करते थे नायलॉन 6 को बनाने के लिए, ठीक है। तो एडिपिक एसिड एक जो है कंपाउंड है जो बहुत ही ज़्यादा जो एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। अच्छा, अब ये जो एडिपिक एसिड ये टॉक्सिक नहीं है उतना, ठीक है, ये नॉर्मल कंपाउंड है, लेकिन एडिपिक एसिड जो बनता है ना, वो बनता है बेंजीन से। तो किससे बनाया जाता है, बेंजीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिपिक एसिड को बना सकते हैं। अब अच्छा याद रखना, 11th में भी हमने जो लास्ट चैप्टर देखा था उसमें भी एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कि बेंजीन जो है, बेंजीन को बोला जाता है, बेंजीन इज़ अ कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन मतलब क्या, कार्सिनोजिन मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से कैंसर होता है। और इनफैक्ट बेंजीन को जो है ना मदर ऑफ ऑल कार्सिनोजिन्स भी बोला जाता है, कि बेंजीन जितने भी कार्सिनोजिन्स हैं हर एक के अंदर बेंजीन का एलिमेंट क्या होता है, पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्थ के लिए हार्मफुल है बेंजीन, याद रखना। इट इज़ अ कार्सिनोजिन, दैट इज़ द सब्सटेंसेस विच कॉज कैंसर, ओके। तो और उसके साथ साथ ये वोलाटाइल भी है। अब वोलाटाइल है का क्या मतलब, हमारे रूम टेम्परेचर पर वो क्या होने लगती है, अगर थोड़ा सा भी एक्सपोज हो गई तो वो क्या होगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वो कन्वर्ट हो गई तो कहाँ फैलेगी, एयर में, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा और इनहेल जो करेगा उसके अंदर क्या हो सकते हैं, कैंसर के मतलब कैंसर के आने के चांसेस हो सकते हैं। अरे ये बात समझ में। तो बेंजीन एक बहुत ही ख़तरनाक सब्सटेंस है। अच्छा, अब इसके अंदर प्रोडक्ट तो सेफ़ है, लेकिन उसका रिएक्टेंट क्या है, उसका रिएक्टेंट बहुत टॉक्सिक है। उसका जो रॉ मटेरियल है बेंजीन, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। तो अब करना क्या, अब हमको चाहिए तो एडिपिक एसिड, ठीक है, लेकिन अब क्या करो, कुछ ऐसा केमिकल सिंथेसिस का रूट देखो या कुछ ऐसी डिज़ाइन करो हमारी केमिकल रिएक्शन को जिसमें ये मिले लेकिन इससे नहीं मिलना चाहिए। आती है बात समझ में, कि प्रोडक्ट तो सेफ़ है, ये चाहिए अपने को, लेकिन हमको अब जो है हमारा ये रिएक्टेंट नहीं बल्कि कुछ अल्टरनेट रिएक्टेंट क्या करना है, हमको इसके अंदर यूज़ करना है। तो उसके लिए ग्रीन केमिस्ट्री का अगर हम लोग अप्रोच देखेंगे ना, तो एक अल्टरनेट पाथ है कि एडिपिक एसिड जो है वो हम लोग ग्लूकोज से भी बना सकते हैं। एडिपिक एसिड कैन बी मेड फ्रॉम ग्लूकोज के से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिपिक एसिड को बना सकते हैं। अब देखो प्रोडक्ट भी सेफ़ हो गया और हमारा जो ग्लूकोज क्या है, बिल्कुल सिंपल सा हमारी बॉडी के अंदर का जो ग्लूकोज एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्लूकोज कोई हज़ार्डस सब्सटेंस नहीं है, कोई उसके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होती, वो कोई पोल्यूशन जनरेट करने के काम में नहीं आता, ठीक है। सो ग्लूकोज भी सेफ़ है, इसी तरह जो है एडिपिक एसिड भी सेफ़ है। तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया, इको फ्रेंडली हो गया, रिएक्टेंट भी क्या हो गया, इको फ्रेंडली हो गया। आगे बात समझ में। इससे पहले वाला केस क्या था, प्रोडक्ट तो इको फ्रेंडली वीकेंड से होता था, लेकिन जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो हमारा रिएक्टेंट था, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज़ फॉर
इन्वायरमेंट। तो चौथा जो अप्रोच है डिज़ाइनिंग ऑफ सेफ केमिकल्स, वो अप्रोच यही बताता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे केमिकल सिंथेसिस में, वो दैट शुड बी इको फ्रेंडली, दैट शुड बी ग्रीन, वी कैन से, कि वो कैसे होने चाहिए, वो सेफ़ होने चाहिए, उनके अंदर टॉक्सिसिटी और हज़ार्डनेस नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में। तो थर्ड और फोर्थ अप्रोच क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, इक्वल है। आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल्स। नाउ द फिफ्थ वन इज़ यूज़ सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। ओके, अच्छा अब देखो हमने अभी तक किसकी बात की, हमने बात की रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, है ना, कि हमारे रिएक्टेंट कैसे होने चाहिए, सेफ़ होने चाहिए, हमारे प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, सेफ़ होने चाहिए। बट एक बात याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई रिएक्टेंट ले लिया, उसकी रिएक्शन कर दिया, प्रोडक्ट बन गया। बहुत सारी, बल्कि 80 to 90% केसेस में हमारे रिएक्टेंट को किसी सॉल्वेंट के अंदर क्या करना होता है, डिज़ोल्व करना होता है। कि जो सॉल्वेंट के अंदर जब वो डिज़ोल्व होता है तो फिर वो केमिकल रिएक्शन के अंदर हेल्पफुल होता है। तो सॉल्वेंट जो है ना 80 to 90% केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, कि हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो हमारे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे और वहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन होकर क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। और ऑक्सिलरीज मतलब क्या, ऐसी चीज़ें जो रिएक्शन के अंदर हेल्पफुल होती हैं, ठीक है, जो रिएजेंट्स होते हैं ना, जो मेन जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ जो रिएजेंट्स होते हैं, दे आर ऑक्सिलरीज। तो अब केमिकल रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम नहीं है, बल्कि इनके अंदर सॉल्वेंट के साथ ऑक्सिलरीज भी क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। तो अब देखो, लेट से हमने सेफ़ रिएक्टेंट भी ले लिया, सेफ़ प्रोडक्ट भी ले लिया, लेकिन अगर सॉल्वेंट हमारा अनसेफ़ है तो ये भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट। क्योंकि देखो याद रखो, सॉल्वेंट जो है हमारे डिज़ायर प्रोडक्ट में यूज़ नहीं होता। सॉल्वेंट और जो ऑक्सिलरीज है ना, वो अल्टीमेटली जब रिएक्शन ख़त्म होती है तो वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, वेस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। वो रिएक्टेंट मतलब एक बार रिएक्टेंट सॉल्वेंट में गया, वहाँ से प्रोडक्ट बाहर निकला, तो रिएक्टेंट तो फिर भी यूटिलाइज होकर प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन जो सॉल्वेंट था वो सारा के सारा कहाँ जाता है, वेस्ट में। तो याद रखना, सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज मेक लार्ज परसेंटेज ऑफ वेस्ट। तो हमारा जो वेस्ट बनता है किसी भी केमिकल सिंथेसिस के बाद में, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मेनली किसकी वजह से बनते हैं, सॉल्वेंट्स की वजह से और ऑक्सिलरीज की वजह से। तो अब देखो, अगर सॉल्वेंट जो है हमारा अनसेफ है, हज़ार्डस है, तो क्या होगा, वेस्ट भी कैसा होगा, एक तो वेस्ट बन रहा है, दूसरा उसके ऊपर से हज़ार्डस वेस्ट, बहुत ज़्यादा ये क्या है, क्रिटिकल है। तो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो क्या है कि सॉल्वेंट यूज़ ही मत करो, यस और नो। अगर सॉल्वेंट यूज़ ही नहीं करेंगे तो ना तो सॉल्वेंट बाकी रहेगा, ना वेस्ट बनेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी भी तो देख पड़ती है ना, कि प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ फिजिबल और नॉट। तो ऐसा अगर फिजिबल नहीं है तो जहाँ पर हम लोग कर सकते हैं ये मेथड अप्लाई, कि जो है मिनिमाइज़ करो सॉल्वेंट का जो है यूज़, जितना कम से कम कर सकते हो वो कम से कम यूज़ करो, और जहाँ यूज़ करना ही है तो फिर वहाँ पर कौन सा यूज़ करो, सेफर सॉल्वेंट। सो इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, यूज़ सेफर सॉल्वेंट वेन एवर नेसेसरी, और मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ सॉल्वेंट। क्या इधर तो सॉल्वेंट के यूज़ को जितना हम लोग कम से कम कर सकते हैं उसको कम से कम किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये बनने क्या वाला है, अल्टीमेटली ये बनने वाला है हमारा वेस्ट, ठीक है, जो कि डिज़ायर्ड है। जब सबसे पहला जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा उसमें क्या था, बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट रादर देन क्लीन इट अप आफ्टर क्रिएशन। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, मिनिमाइज़ करो यूज़ ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ सेफर सॉल्वेंट। अगर करना ही है, बहुत ही जो है कंडीशन ऐसी है कि हमको सॉल्वेंट यूज़ करना ही पड़ेगा, तो कैसे सॉल्वेंट यूज़ करो, जो सेफ़ होंगे। सिंपल से एग्जांपल, वाटर है ना, एक सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये यूज़ करो। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, ये मतलब सेफ सॉल्वेंट है, ये यूज़ करो। किसकी बजाय, देखो जो CaCl3 है, CH2Cl2 है, CCl4 है, ओके, इट इज़ डाइक्लोरोमीथेन, इट इज़ क्लोरोफॉर्म CaCl3, बाद में ये टेट्राक्लोरोमीथेन है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी दिस इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे आमतौर से सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, बट दे आर वोलाटाइल एंड हज़ार्डस, कि ये वोलाटाइल भी है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा और ह्यूमन हेल्थ के लिए हज़ार्डस भी है। याद रखना, सॉल्वेंट्स की वजह से जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें ईयरली मिलियंस ऑफ वर्कर उससे अफेक्ट होते हैं।
मिलियंस ऑफ वर्कर्स आर अफेक्टेड बाय द हैज़ार्डस सॉल्वेंट इन केमिकल फैक्ट्रीज। आ रही है बात समझ में? तो आमतौर से ये सारे सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बजाय इनके अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसकी बजाय सेफ़र सॉल्वेंट, लेट्स से वाटर, सुपर क्रिटिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे सॉल्वेंट यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इनके जो है टॉक्सिसिटी को फिनिश कर सकते हैं। आती है बात समझ में? तो बेसिकली इसमें करना क्या है कि हम लोग जो केमिकल रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट या केमिकल रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सिलरीज यूज़ कर रहे हैं, जो उस केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करती है, दैट मस्ट बी सेफ़र। ओके, सबसे पहला काम तो ये करो कि उनको मिनिमाइज़ करने के ट्राई करो, कि उनको यूज़ ही नहीं करना जहाँ पर पॉसिबल। लेकिन जहाँ पर पॉसिबल नहीं है और सॉल्वेंट का यूज़ मस्ट है, तो वहाँ पर ऐसे सॉल्वेंट का यूज़ करो जो इको फ्रेंडली हो, जो सेफ़ हो, जिनके अंदर हैज़ार्डनेस और टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। आती है बात समझ में? सो दिस इज़ द क्या है, यूज़ सेफ़र सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। नाउ सिक्स्थ वन इज़ डिज़ाइन फॉर एनर्जी इफ़िशियंसी। अब ये पार्ट जो ये थोड़ा सा एनर्जी के बारे में है ना। हम सबको पता है एनर्जी की रिसोर्सेस हमारे पास कम है, एनर्जी का क्राइसिस जो है हमको जो है अभी हमारे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब एनर्जी को भी है ना कम से कम यूज़ करना है ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिज़ाइन टू मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ एनर्जी। कि अब हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको क्या करना, उनको ऐसे वैसे प्रोसेस करना और उनकी डिज़ाइनिंग ऐसे करना कि वो जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कम से कम एनर्जी का यूज़ करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो। ध्यान से समझो ज़रा। अभी इसमें इको फ्रेंडली वाला पार्ट थोड़ा सा साइड में है, इसमें अभी मेन फोकस किसके ऊपर है, एनर्जी के ऊपर। कि देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर चीज़ें लगने वाली है ना। तो जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर जो एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम, मिनिमाइज। अब देखो इसके बहुत सारे मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला देखो, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर टेम्परेचर है ना हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। उसके बाद किसी किसी रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। तो बेसिकली टेम्परेचर को बढ़ाना, प्रेशर को बढ़ाना, ये सारे क्या है, ये सारे तो एनर्जी को यूज़ करना है ना। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट क्या है, एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब जितना टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसी तरह जितना प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन बहुत हाई है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, इसका मतलब वो एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। उसके अगर अगेंस्ट में देखा जाए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रही है, मतलब हमारा जो नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm जो प्रेशर है उसके ऊपर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन एनर्जी का यूज़ कम होगा। यस और नो? ये केमिकल रिएक्शन रूम टेम्परेचर प्रेशर पर हो रही है, हमको बाहर से एक्सटर्नली कोई कंडीशन को अप्लाई नहीं करना है, ना तो टेम्परेचर बढ़ाना है ना प्रेशर बढ़ाना है। इसका मतलब हमको यहाँ पर कुछ ज़्यादा एनर्जी लगेगी नहीं। लेकिन अगर हमको ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर टेम्परेचर की कंडीशन बहुत है, प्रेशर की कंडीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वो रिएक्शन करवानी है, तो क्या करना पड़ेगा, उतना टेम्परेचर एक्सटर्नली हमको अप्लाई करना पड़ेगा, उतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए एनर्जी का कंजम्पशन कैसा होगा, ज़्यादा। तो इसलिए अब हमको हमारी जो केमिकल रिएक्शन है ऐसी डिज़ाइन करो जिसके अंदर वो जो केमिकल रिएक्शन हो किसके ऊपर हो जाए, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर। बेटर टू कैरी द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर हम लोग कोई रिएक्शन को जो है मतलब ऑकर करा देते हैं, इसका मतलब वहाँ पर हमारा एनर्जी का यूज़ कैसा हो सकता है, हम लोग उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमाइज़ हो गया मतलब इफ़िशियंसी बढ़ गई ना, कम जो है एनर्जी में ज़्यादा काम हो गया, मतलब एनर्जी क्या हो गई, एफिशिएंट हो गई। दूसरा, हम लोग बहुत सारे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। देखो कैटलिस्ट पता है सबको, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, एनहांस करता है। तो कैटलिस्ट यूज़ करने की वजह से भी हमारा क्या जो मतलब जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, उसका रेट बढ़ जाता है और उसके अंदर भी एनर्जी का जो यूसेज है वो क्या हो जाता है, कम। तो कैटलिस्ट हैं, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये सब भी हम लोग क्या कर सकते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन में, जो सूटेबल हो, जो प्रॉपर कैटलिस्ट हों, जो प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हों, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। किस लिए, ताकि उसके अंदर भी एनर्जी का कंजम्पशन क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो इस सिक्स्थ वाला जो हमारा प्रिंसिपल है उसका मेजर फोकस किसके ऊपर है, उसका मेजर फोकस है एनर्जी इफ़िशियंसी, कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको कम से कम एनर्जी का यूज़ करके कैसे हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लें। दैट इज़ द मेन कंसेप्ट एंड द मेन जो है आइडिया ऑफ सिक्स प्रिंसिपल
विच इज़ नथिंग बट द डिज़ाइन फॉर एनर्जी इफ़िशियंसी। आ गई बात समझ में? तो ये और 4 प्रिंसिपल हो गए, इनको भी ध्यान से पढ़ें। जो पॉइंट्स थोड़े थोड़े हैं उनको एग्जाम्पल के साथ अगर आप लोग याद रखोगे तो बहुत आसानी से आप लोगों के जहन में रहेगा। ठीक है, तो आज यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अगले जो है टॉपिक को देखेंगे।